हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 1991 का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो में 58-59 क्वेश्चन लगभग कर दिए हैं। वो जाके वहाँ पर देख लीजिए। ये वाला आपका वीडियो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि लगभग 2 पार्ट में 1 ईयर का कंप्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आज आपका 1991 का पेपर ख़त्म हो जाएगा। कल से 1992 का पेपर चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल अगर रहे तो कभी कोई बच्चे कमेंट किए थे सर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मुझे भी पता है इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ जो मैं अदर फैक्ट बताता हूँ वो प्रेजेंट टाइम में जो पूछा जा रहा है वही बताता हूँ। वो मुझे सब क्वेश्चन पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही लेकर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन कोई रहता कुछ बच्चों का कि सर ये क्या बंद हो जाएगा, कितने दिन तक चलाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 1991 से 2023 तक, मतलब मैं इसको करवाने वाला ही हूँ। ठीक है, ये बंद नहीं होगा क्योंकि मैं आपको इसको जल्दी जल्दी डेली करवाने वाला हूँ। शाम को 5 बजे आएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 5 से कभी 6 बज जाए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा सा हमने ज़्यादा बात कर लिया है। ठीक है, मैं बात तो में ये सब नहीं करता ज़्यादा, सिर्फ आपको पढ़ाने पर ही फोकस करता हूँ। आप सब अगर सब्सक्राइब करना हो कर लीजिएगा, लाइक वाइक करना कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ मत करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अच्छा पढ़ा रहे हैं, ख़राब पढ़ा रहे हैं, ताकि हमको पता चले क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सू नहर जोड़ती है। सू नहर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं सू नहर किससे रिलेटेड है। इसी झील से रिलेटेड है। तो किसको किसको पहले झील के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो आपको झील दिख रहे हैं, लेक, ठीक है, ये कौन से लेक कहलाते हैं? ये ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन इसमें एक झील ऐसी है जो सिर्फ अमेरिका में है। कई बार क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं कि कौन सी ऐसी झील है जो सिर्फ अमेरिका में स्थित है। तो वो कौन सी झील है? जो मिशिगन झील है, जो आपका अमेरिका में स्थित है, सिर्फ अमेरिका में। और जो ये चारों झील है ये आपका कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित है। अब देखिए कैसे यहाँ पर इस समय क्वेश्चन कैसे बन रहा है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वेस्ट से ईस्ट इनको सीक्वेंस में करिए या ईस्ट से वेस्ट में सीक्वेंस में करिए। तो आप सब ने इसका हो सकता है कई ट्रिक याद कर लिए हों। ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, आँख में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, बस। ठीक है, पहले यहाँ लेक सुपीरियर आएगा, लेक सुपीरियर के बाद लेक मिशिगन आएगा, लेक मिशिगन के बाद लेक हारून आएगा, इसके बाद लेक इरी आएगा, लेक ओंटारियो आएगा। तो चाहे अगर एक ही साइड से याद कर लीजिए, कुछ भी पूछे, ईस्ट से पूछे या वेस्ट से पूछे, दोनों आप लगा दीजिए। पहले सुपीरियर आता है, फिर मिशिगन आता है, हारून आता है, इरी आता है, ओंटारियो आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेक मिशिगन, लेक मिशिगन अभी हमने बताया ये कहाँ पर है, ये आपका सिर्फ अमेरिका में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सू नहर जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ेगी? सुपीरियर और हारून को। ये देखिए सुपीरियर है यहाँ पर और ये हारून है। यहाँ पर कौन सा लेक है? सू लेक है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में स्वेज लिखा है ना, स्वेज नहीं है, ये सू लेक है। ठीक है, जड नहीं, तो सू लेक है। तो ये सू नहर, मतलब सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और हारून को जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें इतना चीज़ याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। और कौन सी लेक है जो सिर्फ अमेरिका में है? वो मिशिगन है। और सू नहर किसको किसको जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर लेक और हारून लेक, ठीक है, सुपीरियर तथा हारून को जोड़ती है, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, बताइए, जो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है? इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव्स इन द ओशियन इज। ठीक है, तो मतलब कौन सा कारण है जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति समुद्र में करता है? तो कौन सा कारण हो सकता है? सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ठीक है,
क्या है, सूर्य, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। अब देखिए इन सब का जो आकर्षण शक्ति है, ठीक है, अट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। तो मेन चीज़ ये होता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्ति ज़्यादा होगी कि चंद्रमा की ज़्यादा होगी, मतलब कौन ज़्यादा इफेक्टिव ज्वार उत्पन्न कर सकता है, सूर्य या चंद्रमा। तो आप कहेंगे सर सूर्य कर सकता है क्योंकि सूर्य बड़ा है। हाँ, आपकी बात भी सही है, हो सकता है सूर्य करे, बट ये गलत है। इन सब की ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति की शक्ति होती है वो 11:5 में होती है। अब 11 किसका होता है, ये चंद्रमा का होता है, और 5 किसका होता है, ये सूर्य का होता है। आप कहेंगे कैसे चंद्रमा का ज़्यादा होता है। देखिए चंद्रमा हमारे पास है और सूर्य हमसे दूर है। ऐसे ही समझिए एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए आप खाना पकाते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम सूर्य की रोशनी से खाना पका लें, और एक सोच रहे हैं कि हम आप किससे, गैस से खाना पका लें। तो सूर्य की रोशनी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो लेकिन वो आपके पास उतना थोड़ी आ पाती है। लेकिन गैस क्या है, गैस पे अगर रखेंगे तो जल्दी पक जाएगा, ठीक है, गैस उसके तुलना में कुछ नहीं है। लेकिन गैस आपके पास है ना, उसका फ्लेम ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो पास है, और उसकी सूर्य की रोशनी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो दूर है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए चंद्रमा से ज़्यादा ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है कंपेयर टू ये सन, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है, मतलब सबसे ऊंचाई पर ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है। तो कनाडा के पास एक फंडी की खाड़ी है, याद रखिएगा, फंडी की खाड़ी, जहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार उत्पन्न होता है। कितना, लगभग 15 से 18 मीटर तक ज्वार उत्पन्न हो सकता है। कहाँ पर, फंडी की खाड़ी में। सोचिए 15 से 18 मीटर कितना होता है। और भारत के ओखा तट पर मात्र कितना, 2.7 मीटर का ज्वार होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी, तो इसमें कौन सा होगा, चैलेंजर। अब देखिए कहीं कहीं आपने मारियाना पढ़ा होगा, कहीं कहीं चैलेंजर पढ़ा होगा। देखिए जो मारियाना, मान लीजिए मारियाना गर्त है, इसका एक दक्षिणी छोर है, वहाँ पर एक खाई है जिसको बोला जाता है चैलेंजर, ठीक है, चैलेंजर। जब आपके ऑप्शन में मारियाना ना रहे तो चैलेंजर, मतलब एक ही, मतलब वही कह सकते हैं कि मतलब ये चैलेंजर जो द्वीप है वो इसी का एक पार्ट है, मारियाना का ही, ठीक है, दक्षिणी भाग में ये है, ठीक है। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यही मारियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पर, फिलीपींस में, फिलीपींस में, जहाँ पर क्या है, मनीला इसकी कैपिटल है, और यहाँ पर ये मनीला में एशियन मतलब डेवलपमेंट एडीबी का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या है। तो डेटम, व्हाट इज द डेटम लाइन, डेटम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सी लेवल फ्रॉम व्हिच हाइट ऑफ डेप्थ इज मेजर्ड, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और या गहराई की माप की जाती है। तो वो क्या है, डेटम रेखा, समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, वही कहलाती है डेटम रेखा। मतलब मान लीजिए ये समुद्र है, तो यहीं पर एक क्षैतिज जैसे रेखा होती है, तो इसके ऊपर जितना जाएंगे इसकी माप, और इसके नीचे जितनी जाएगी इसकी माप किससे की जाती है, डेटम रेखा से की जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेटम रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है, पहले आप क्वेश्चन थोड़ा बता दिया करिए, ठीक है, ताकि आपका एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाए। मतलब जब टेस्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा फील होगा, क्या कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप बता देंगे पहले से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कारगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोना का उद्योग सबसे ज़्यादा मतलब आरंभ किया गया था पहले, सोना, और सबसे ज़्यादा सोना ये कहाँ पर है, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना अगर ऑस्ट्रेलिया का निकाला जाता है यहीं पर, लगभग 70% सोना यहीं पे निकाला जाता है, ठीक है।
दो चीज़ें हैं, एक काल गुरली यहाँ लिखा गया है, एक है कूल गार्डी, कूल गार्डी, दोनों याद रखिएगा, काल गुरली और कूल गार्डी, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कूल गार्डी दे या काल गुरली दे, ठीक है, दोनों कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता ही देंगे। चीनी का कटोरा तो कैरिबियन, जहाँ पर आपके जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आते हैं, वही जो मतलब इस समय क्या कौन से आईपीएल के प्लेयर हैं, लाइक यू कैन से, जैसे आप कह सकते हैं ये रसेल हैं और डोइन ब्रोवो हैं, ठीक है, तो ये सब मतलब थोड़ा सा क्रिस गेल हैं, ये सब कहाँ से हैं, ये उसी साइड से हैं, ठीक है, तो कैरिबियन सागर से, कैरिबियन के आसपास हैं, ठीक है। तो यही क्यूबा है, क्यूबा को क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, ठीक है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। आपके पेपर में इस समय आ जाता, हर साल आ जाता है राजधानी और कंट्री, ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, ठीक है, हवाना क्यूबा की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क का प्रथम स्थान है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आपका चीन का है, ठीक है, चीन। ये जब क्वेश्चन आया था तो उस समय अमेरिका का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसका है, चीन का स्थान है, 2000 मतलब जो नया लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। आज इसके बाद किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है लौह अयस्क उत्पादन में, इसके बाद ब्राज़ील का है, ठीक है, ब्राज़ील का है, 4 नंबर पर भारत का है। तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में अगर प्रथम स्थान पूछे तो चीन का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर भारत का है, इसके बाद रूस कह सकते हैं, ठीक है। हमारा भारत कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें तो आपका चीन तो दिया ही नहीं है, तो मतलब मैंने सब क्वेश्चन ले लिया है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा ताकि आपको पता हो सके कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से क्या प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध है, मतलब सूर्योदय का देश, जैसे अभी हम सब क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर पूरे राज्य में पूछा जाए सूर्योदय का राज्य कौन सा होगा भारत में, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया, वो अरुणाचल प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया याद आ रहा, अरुणाचल प्रदेश होगा, आप कहेंगे, मैं कहूँगा क्यों, तो आप कहेंगे सर पहले ही मतलब सूर्य भगवान पहले वहाँ पर दर्शन देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पूरे देश की बात करें तो आपको जापान पर पड़ेगा, क्योंकि जापान में भी ये पूरा उत्तर में पड़ता है, तो यही सबसे ज़्यादा सूर्योदय का देश। अब देखिए नार्वे को क्या कहा जाता है, ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए नार्वे को तो अर्धरात्रि, जो मध्य रात्रि का देश क्या कहलाता है, यही कहलाता है अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, मध्य रात्रि, रात्रि का देश, ये क्या कौन कहता है, ये ब्रिटेन क्या कहलाता है, देखिए उगते हुए सूर्य का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश यहाँ लिख दीजिए, डूबते सूर्य का देश, सूर्य का देश किसको कहते हैं, ब्रिटेन को, ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर उगते जापान, डूबते ब्रिटेन, नार्वे मध्य रात्रि का देश या अर्धरात्रि का देश। अब चलते हैं यहाँ पर, सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया है, तो ये जापान है, नार्वे कौन है, मध्य रात्रि का देश, ब्रिटेन क्या है, ये डूबते सूर्य का देश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, ये बताइए। अब देखिए पहले जापान के द्वीप याद रखिए, कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है, तो कौन कौन से द्वीप हैं। अब देखिए जापान कुछ ऐसे ही बना है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 4 द्वीप हैं। तो अगर आपसे पूछे तो सबसे विशालतम देश कौन सा है, तो होन्शु है, होन्शु, होन्शु आपका सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा है, होकाइडो, होकाइडो, ठीक है, होकाइडो है, फिर क्यूसोसु, क्यूसुसु, फिर शिकोकू, शिकोकू, ठीक है।
अगर मैं बनाने का यहाँ प्रयास करूँ, देखिए ये जो हम लिखे हैं ये सबसे बड़ा है होन्शु, होकाइडो, क्यूसोसु, शिकोकू। ठीक है, अब ये बड़े से छोटे के बीच में लिखे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं बनाता हूँ तब थोड़ा सा समझ में आए। तो ये जो आपका द्वीप देश है ऐसे बना है, ये है होकाइडो, होकाइडो। ठीक है, होकाइडो। इसके बाद नीचे ये जो नीचे है तो ये आपका बहुत बड़ा सा हो जाता है, तो ये हो जाता है होन्शु, होन्शु। इसके बाद कौन सा आ जाता है, ये आपका नीचे, ये नीचे आ जाता है। ये देखिए हमने मैप ही ला दिया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा, हम सोचे जब आपको मैप, क्योंकि उतना सही से बन नहीं पा रहा था, हमने आपको मैप ही ला दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए होकाइडो, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, ये आपका होकाइडो है। अब इसके नीचे देख लीजिए ये होन्शु है, ये पूरा ये जितना यहाँ पर जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर ये होन्शु है, देखिए कितना बड़ा हो गया ये। और ये क्यूसोसु है, तो क्यूसोसु देखिए इससे तो बड़ा ही है शिकोकू से, तो ये क्यूसोसु नीचे लास्ट में। अब ये शिकोकू, ठीक है, शिकोकू और क्यूसोसु, तो यहाँ पर तो यही तो लिखा गया है। अब देखिए होन्शु ये है, ये वाला होन्शु है, होन्शु है। इसके बाद कौन सा है, होकाइडो, ये देखिए होकाइडो यहाँ पर है, होकाइडो ये है। फिर क्या है, क्यूसोसु नीचे वाला क्यूसोसु है। इसके बाद शिकोकू नीचे। सबसे ज़्यादा अब अभी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे झील पूछा गया था वैसे ये पूछा जाता है कि पूरा ये मतलब नॉर्थ से साउथ के नीचे आप इन द्वीपों को दर्शाइए जापान के। तो पहले कौन सा आ जाएगा, होकाइडो। ठीक है, होकाइडो पहले आ जाएगा, फिर होन्शु आ जाएगा, एच। अब इसके बाद क्यूसोसु नीचे आ जाएगा। तो क्यूसोसु इसमें लिखा गया है क्यू, तो इस बेचारे को नीचे रख दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा भी नहीं है तब भी इसको नीचे रख दिया गया है। इससे छोटा तो शिकोकू है, उसको थोड़ा ऊपर रख दिया गया है, मतलब ये ट्रिक है बताने के लिए बस। तो ये हमेशा पूछता है मुझको क्यों क्यों नीचे रख दिया गया है, यहाँ क्यों आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखिए, ये हमेशा पूछता है मुझको क्यों नीचे रख दिया गया है। तो वहाँ पर अगर क्यों जिसमें लिखा रहेगा तो वो एकदम साउथ में रहेगा उससे पहले, क्योंकि क्यों शिकोकू को ऊपर रख दिया गया। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, शिकोकू क्यूसोसु ऊपर रहेगा, होन्शु और होकाइडो एकदम ऊपर रहेगा, होकाइडो एकदम ऊपर रहेगा, इसके बीच में होन्शु। होन्शु तो सबसे बड़ा है, इसको तो याद ही, क्योंकि आपका जो टोक्यो है इसी पर, इसकी राजधानी जो टोक्यो जापान की इसी पर हो, होन्शु द्वीप पर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो यही जो द्वीप है होन्शु वाला द्वीप, इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो ये देखिए है। ठीक है, क्योटो, ओसाका या नगोया प्रोटोकॉल कब आया था, 2010 में नगोया आया था, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल, ओसाका, ठीक है, यही सब जो सिटी हैं यहीं से आता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता हो गया। अब मैं अगर पूछूं सबसे बड़ा कौन सा है तो आप कहेंगे होन्शु, और सबसे छोटा कौन सा है, शिकोकू, और सबसे मतलब ऊपर कौन सा है, होकाइडो, सबसे नीचे कौन सा है, आप कहेंगे क्यों उसको नीचे रख दिया गया, क्यूसोसु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे विशालतम कौन है, तो होन्शु, ये है होन्शु। ठीक है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं टाइम नहीं देखता, मैं सोचता हूँ कैसे ही आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ये तो पढ़ना नहीं है क्योंकि वहाँ का डाटा अलग है 91 का, जो 2011 का डाटा है उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। कह रहे हैं भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन सा है। तो अगर मैं पूछूं कि पहला सबसे साक्षर गांव जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो एक सरचिप गांव है, प्रेजेंट 2011 की डाटा के हम अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो दिल्ली था। ठीक है, बुद्धपुर उत्तरी दिल्ली सच, लेकिन जो 2011 का डाटा है उसके हिसाब से सरचिप, आप कहेंगे ये सरचिप कहाँ का गांव है, तो ये मिजोरम है। मिजोरम आप जानते हैं, मिजोरम सबसे नीचे ऐसे ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, तो ये सबसे जो नीचे है, मणिपुर ऊपर रहता है, मिजोरम नीचे, तो ये वाला जो एरिया है यहीं पर क्या है, ये आपका मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम है ये सरचिप, यहाँ की साक्षरता कितनी है, 98.76% है। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है तो अजावल है, अजावल ये भी कहाँ का है, मिजोरम का। ठीक है,
हजावल मिजोरम का है, इसकी साक्षरता कितना है 58.50%। तो ये है। अगर न्यूनतम साक्षरता पूछे तो किस साक्षरता सबसे कम है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किसका है, अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ का है, एमपी का है। ठीक है, ये कितना है 37.22%। अगर पूछे कि उसका दूसरा क्या है, तो बीजापुर। बीजापुर कहाँ का है, बीजापुर गांव कहाँ, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। इसका कितना है 41.58। तो इसमें ज़्यादा मत पढ़िए, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कौन सा 37.22 न्यूनतम है और सबसे ज़्यादा सरचिप है। ठीक है, 98.76। तो सरचिप याद रखिएगा, हो सकता है सरचिप आपका पूछ ले। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है, कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश। तो कहाँ पर रहने के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब ये कम वो होगा, मतलब सुविधाएं कम होगी, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पहाड़ वहाड़ है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर सबसे विरल एरिया है। ठीक है, ये, और इसके बाद जम्मू कश्मीर है, इसके बाद यहाँ पर राजस्थान आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी आधे बहुत से डिजर्ट हैं। ठीक है, तो बिहार केरला तो ये बहुत आगे हैं। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है 1106। ठीक है, अब केरला में कितना है 860 प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ 1106। राजस्थान में 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 124 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश, अच्छा वही है जम्मू कश्मीर, दो बार आ जा रहा है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कहाँ कहाँ है ऑप्शन है 42वां, 45वां, 51वां, 43वां। तो ये आपको पता ही होगा किससे, 42वां संविधान। अब कब आया था ये 42वां संविधान, 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन। कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, तो धर्मनिरपेक्ष, ये तो ये अभी पता है आप, जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेकुलर। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश वाला, सेकुलर इज द प्रेम्बल वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये किस अमेंडमेंट में, 42वें 1976 में आया, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इसके साथ 2 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़े गए, और अखंडता। ठीक, अखंडता। ठीक, अखंडता। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये शब्द इसमें जोड़े गए। ठीक है, कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए अब यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो ये कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो पता है आपका राजेंद्र प्रसाद, लेकिन और सब समिति जान लीजिए कौन किसके हैं। देखिए, एक होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर प्रारूप समिति आपसे पूछे या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगर पूछे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन से, संघीय संविधान समिति। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, अब एक और पूछा जाता है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। एक इसका ट्रिक मैं बताऊं, देखिए इसका एक ट्रिक है, अगर कहीं संघ आ जाए, ठीक है, तो उसका मेनली मतलब 90% लगभग क्या 99% जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगर संघीय आ जाए, संघ आ जाए कमेटी में, तो वो उसके कौन से होंगे, जवाहरलाल नेहरू। और अगर कहीं प्रांत आ जाए, तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। कैसे याद करेंगे, क्योंकि प्रांतों को कौन जोड़ा, वल्लभ भाई पटेल जी ने ही जोड़ा था ना। और संघ में प्रधानमंत्री कौन बना,
ये जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो ऐसे ही याद रख लीजिए। अगर मैं पूछता हूँ कि प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन हैं, तो प्रांतीय अगर संविधान समिति के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मौलिक अधिकार समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार समिति, तो मौलिक अधिकार समिति के सदस्य कौन थे, मतलब इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अगर संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना आपको याद रखना। देखिए, हम यहाँ पर आपको यही पढ़ने से का फ़ायदा मिलेगा कि एक साथ हम कई क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ शेयर और कर दिया करिए, लाइक और किया करिए। सब्सक्राइब तो आप इस समय करते ही नहीं। ठीक है। आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड कैन बी स्पेंड बाय द प्रेसिडेंट थॉट। कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? जो आकस्मिकता निधि होती है, कंटिजेंसी फंड होती है, वो राष्ट्रपति कैसे मतलब उसको खर्च कर सकता है? तो उसको क्या होता है, उसको संसद की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। क्या है यहाँ पर? देखिए कहाँ पर लिखा है, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, तो अगर संसद प्री पार्लियामेंट अप्रूवल जब तक नहीं होगा तब तक वो खर्च नहीं कर सकता। ये नहीं कि पैसा रखा है कहीं भी खर्च करें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपसे ये पूछता है कि ये कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल में रखा गया है, ये भी तो पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 267 है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 267 आर्टिकल याद रखिएगा। और प्री पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना राष्ट्रपति उसको खर्च नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, यह पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, ये जो कंटिजेंसी फंड होता है मतलब उसको राष्ट्रपति ही खर्च करता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? जो अवशिष्ट शक्तियाँ है, रेजिडुअली पावर आर वेस्टेड इन, किसमें रेजिडुअली पावर सन्निहित है? तो आपको पता होना चाहिए ये सूची उचित दिया कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया रहता है? ये अनुसूची मतलब 7 में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिया रहता है, 7th शेड्यूल में दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं? 3 सूचियाँ होती हैं। कौन सी? एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, अब राज्य संघ सूची, इसमें जैसे जिस कानून को वो संघ सूची जिस कानून को सिर्फ संघ ही बना सकता है, मतलब अपनी पार्लियामेंट ही बना सकती है, मोदी जी ही बना सकते हैं, उसको संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची में जो राज्य अपना खुद का बनाए, ठीक है, उसको संघ राज्य सूची में। समवर्ती मतलब इसमें संघ से कोई मतलब नहीं, राज्य सूची में ये खुद अपना कानून बनाए। समवर्ती इसमें राज्य भी बना सकता है और संघ भी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों ने क्या बनाया है? कानून बनाया है, तो किसका प्रभावी माना जाएगा? तो उस को प्रभावी किसका माना जाएगा? केंद्र का ही प्रभावी माना जाएगा, राज्य का प्रभावी नहीं माना जाएगा। उसको नील एंड वाइट करार दिया जाएगा अगर सेम पॉइंट पर बनाया गया है। ठीक है, समवर्ती। अब यहाँ पर पूछा गया है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों में जो है उसमें उसको संसद में, पार्लियामेंट में रखा गया है। आर्टिकल 248 याद रखिएगा, आर्टिकल 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार है। ठीक है, जो न संघ में है, न राज्य में है, न समवर्ती में है। जैसे क्या हो कह सकते हैं, जैसे आपको ऐसा कोई विषय है जो अभी तक मतलब नहीं न उसमें रखा गया है, ये तीनों में नहीं रखा गया है, वो सिर्फ मतलब नया नया कोई विषय, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया आया है, तो इसको अवशिष्ट सूची में रख दिया गया, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? ये संसद बनाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल,
तो ये क्या है, लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, ये कानूनी सलाहकार होता है। अब आपको पता होना चाहिए ये सॉलिसिटर जनरल होता क्या है। देखिए, आप अटॉर्नी जनरल सुने होंगे ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये वर्ड तो आप सुने होंगे। हाँ, भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसकी सहायता करने के लिए ये सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होते हैं। अब देखिए, पहले ये भारत का जो महान्यायवादी है, इसी की सहायता करने के लिए ये सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होते हैं। पहले हम महान्यायवादी के बारे में अब बात करते हैं। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है, ठीक है। आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी होता है। प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी कौन है, प्रेजेंट टाइम में के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ये भारत के महान्यायवादी। इनके नियुक्त कौन करता है, तो इनकी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पहले क्या, अब तो नीति आयोग बन गया, पहले योजना आयोग था, तो उसके उपाध्यक्ष किसके, ये कैबिनेट, जो या कह सकते हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे वो किसके समकक्ष होंगे, वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। लेकिन कौन सा डेट था, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से ये योजना आयोग चला गया और उसके स्थान पर कौन सा आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है, नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी डिसमिस्ड बाई, किसके द्वारा डिसमिस किया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या सदन के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मतलब अभी जो मान लीजिए अभी इलेक्शन चल रहा है, कोई मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो इलेक्शन सही से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उनको हटा सकता है, नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति उनको हटा सकती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं हटा सकती। मंत्रिमंडल प्रस्ताव नहीं हटाया जा सकता, उनको हटाने के लिए 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही करना होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार। देखिए, ये बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, हटाना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आर्टिकल भी दिया होगा किसके द्वारा ये मतलब ये होता है, तो आर्टिकल 324(2) के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा इसके अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, सिंपल ही क्वेश्चन है, ये नागौर में हुआ। देखिए, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता हूँ। 1956 का समय था, कौन सा, 1956 का समय था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक समिति का गठन किया। वो समिति कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति थी। 1957 में इसका गठित हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1957 में, 1 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और 1958 में, ठीक है, 1958 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर सिफारिश क्या दी गई थी, बलवंत राय मेहता, कई सिफारिश दी गई थी, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट सिफारिश क्या थी कि पंचायतों में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की जाए। प्रांतों मतलब पंचायतों में क्या 3 स्तरीय जो प्रणाली लागू होती है, चाहे आप ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल का, ये सब जो प्रणाली होती है इसको लागू किया जाए, ठीक है। तो इसने मतलब 1858 में लागू हो गया। अब देखिए,
ये सब तो लागू हो गया, लेकिन ये सिर्फ लीगल ही था, ऐसा नहीं था कि ये इसको संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन बात आई 1992 में, ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 73वां गाँव के लिए हुआ, 74वां क्या हुआ, शहरों के लिए, नगर पालिका वालिका के लिए हुआ। 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके लिए कमेटी भी आई थी, सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो ये सब समिति भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, नागौर जिला याद रखिए। कब बनी? 1856 में। 57 में ये इसको मतलब ये आया, ठीक है, रिपोर्ट इसने सौदी बलवंत राय मेहता ने, और 58 में लागू कर दिया गया, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आयात, जैसे ये देश, ये पूरा दुनिया है, क्या है? दुनिया है। तो यहाँ पर ना प्यारा भारत है ये वाला, तो यहाँ पर और सब कंट्री हैं, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये सब एक दूसरे से व्यापार किए पड़े हैं। लेकिन क्या कहते हैं, आपके दिमाग में जब आता है तो आप कहते हैं नॉर्थ कोरिया जो है उसकी इकोनॉमी बंद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी छिपे उपे किसी रास्ते से चाइना से अपना सामान मंगवाता है, ठीक है। चाइना से ही उसका सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि चाइना उसका फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देश किसी देश की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो जो सब लोग मतलब कई देश एक्साइटेड हो जाते हैं कि गोला बारूद, क्योंकि हर देश को हर देश से ज़रूरत पड़ती है, आपको हमेशा सबसे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा डिप्लोमेटिक रहे, इसीलिए भारत सरकार डिप्लोमेट भेजती है कि हमारे देश का और दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाए रखा जाए। दूसरे देश के डिप्लोमेट हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, एम्बेसडर जिनको आप कहते हैं, तो वो ही सब होते हैं जो भारत और दूसरे देश या दूसरे देश से रिलेशन बनाए रखते हैं और इकोनॉमी चलती रहती है। क्लोज इकोनॉमी किसी की नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लिखा गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज, जो हाँ, तो मतलब इसका मतलब होता है, लेकिन जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसका मतलब यही होता है कि इंपोर्ट ना करो, ना हम लेंगे ना देंगे, ठीक है, यही बात समझ लीजिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। निम्न में से लघु उद्योगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बताइए, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? लघु मतलब वो समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्या समस्या है? सबकी समस्या यही है, पूंजी का अभाव, ठीक है। आप कोई मतलब बिजनेस करने जा रहे हैं तो पूंजी चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए। लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, विपणन की जानकारी, ठीक है, मार्केटिंग की जानकारी कम रहेगी आपको, ठीक है, पैसा खूब लगा दिए लेकिन आपका सामान ही नहीं बिक रहा है। लैक ऑफ रॉ ऑफ मटेरियल, कच्चे माल का अभाव। एक बार आप माल मंगा लिए, मतलब जो कच्चे माल होते हैं, मान लीजिए जैसे आप किसका बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस बता दूं, जैसे मान लीजिए आप डिटर्जेंट का बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आपने डिटर्जेंट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब मंगा लिए, दोबारा नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यही सब होता है, सब प्रॉब्लम उपरोक्त सभी। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति के लिए योजना का अंग था, तो बताइए, जो उद्योगों का विकास, द स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज द पार्ट ऑफ प्लान, किस प्लान का हिस्सा था? तो ये उद्योग किसका? तो पहला वाला कृषि से पर रिलेटेड था, जो प्रथम था, और दूसरा किस पर रिलेटेड था? इसी पर रिलेटेड था, ठीक है। यहीं पर जो आज महारत्न कंपनियां आपको दिखती हैं वो सब यहीं पर बनाई गई थी, इसी योजना आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। अब देखिए, ये पूछ सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किनके मॉडल पर आधारित है, तो ये भी पूछ सकता है। तो किनके मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी पर आधारित था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर,
ठीक है, मतलब जो आप डायरेक्ट देते हैं और जो आप डायरेक्ट ना देते हैं। ठीक है, तो बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आयकर, इनकम टैक्स। आप जितना कमा रहे हैं आपको साल भर में देना ही पड़ता है। देखते नहीं हैं अक्षय कुमार ने इतना पैसा टैक्स में दिया। ठीक है, बॉलीवुड के लोग, क्रिकेटर लोग कई बार देते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवमूल्यन का मीनिंग ऑफ डिवोल्यूशन। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इसका अर्थ क्या होता है? सोने के संबंध में मुद्रा मूल्य में कमी लाना। डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू इन टर्म ऑफ गोल्ड। अब देखिए अवमूल्यन होता क्या है, मैं थोड़ा सा शार्ट वे में समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन खूब आपका बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ? आपके पास कितना 2 करोड़ रुपया है, मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, उनके पास 10 करोड़ रुपया है। सबके पास इतना पैसा हो गया कि आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो सब्जी वाला कितना मांग रहा है कि 2,000 दीजिए तब एक हम आपको लौकी देंगे, या 1 केजी मतलब आपको कुछ भी मान लीजिए भिंडी देंगे, कुछ भी देंगे, कोई भी सब्जी आपकी देगी। तो क्या होगा? उसमें 1,000 रुपये या 2,000 देंगे तो वो इतना मूल्य की वैल्यू बढ़ गई। इसके लिए आप क्या किया जाता है? वो डिक्रीज किया जाता है गोल्ड में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है कंपेयर टू, मतलब सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी लाई जाती है। यही होता है मूल्य अवमूल्यन। ठीक है, तो मेनली क्या होता है? इसमें मुद्रा के मूल्य में कमी लाई जाती है अवमूल्यन में। ठीक है, अब देखिए कार का दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश वाला देखते हैं। व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार फॉर सीइंग द रियर एंड। जैसे आपका कार है, ये मान लीजिए आप कार है, तो यहाँ पर एक वो लगा रहता है शीशा, तो ये पीछे वाला आपको देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण आप यूज करते हैं? तो कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो रहा है? उत्तल। जैसे जब कॉन्वेग और कॉन्वेक्स में यही अंतर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मुंह में डॉक्टर जो दांत देखता है उसमें यूज होता है, और जो कॉन्वेक्स पीछे मतलब बहुत दूर चीज़ें देखने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीछे कार के देखने के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स का लेंस का यूज किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की तरह से परिवर्तित हो जाती हैं। बताइए दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित हो जाती है? लॉन्ग रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय व्हिच सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो वो क्या है? आयन मंडल। आयन से याद रखिएगा आयनोस्फीयर। आयन क्या होता है? तरंगी होता है ना, रेडियो तरंगी होता है, तो आयनोस्फीयर यही याद रख लीजिए। कौन सा? आयनोस्फीयर होता है। अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि कौन क्षोभ मंडल जानते सबसे नीचे पाए जाते हैं, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मीजोस्फीयर होता है, ये आयनोस्फीयर होता है, इस पर एक्सोस्फीयर मतलब जो एकदम बाहरी वाला। तो ये सब आपको पता होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक चीज़ वर्ड पूछा जाता है टोपोपॉज। ट्रोपोपॉज ये होता है, ये वाला ट्रोपोपॉज ये क्या होता है? ये वाला बताइए ट्रोपोपॉज क्या होता है? देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, ये मान लीजिए क्षोभ, ट्रोपोस्फियर, जो ट्रोपोस्फियर होता है और एक स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, इनके बीच में एक क्या होती है कि बीच की मोटी मतलब परत होती है, या दूरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस वो कितनी होती है? 1.5 गैप होता है, कुछ भी कह सकते हैं, 1.5 किलोमीटर का। यही होता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, याद कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि ट्रोपोपॉज क्या होता है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर की मोटी ट्रोपोपॉज सीमा होती है। तो सीमा ये ट्रोपोपॉज होती है। ये जो आप ये स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर इनके बीच। ठीक है, ये ठीक है। तो ट्रोपोपॉज कहाँ होता है? स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक मोटी सीमा होती है, ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किस पौधे में फूल नहीं होते?
कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते? तो कौन सा ऐसा पौधा है? फर्न। फर्न एक ऐसा पौधा है जिसपे फूल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? बताइए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सिंपल है, कब की थी पहले ये बताइए। ये तो सभी जानते हैं, जोनास साल्क ने की थी, लेकिन कब की थी ये भी बता दीजिए। तो 1954 में की थी पोलियो के टीके की खोज। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे अमेरिका के। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे क्या रिलेटेड है? तो पेंसिलिन का नाम सुने होंगे, पेंसिलिन। 1929 में पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट कोच, यही सभी बता देते हैं। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया जो होता है, टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके का 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने किसका पता लगाया था? चेचक के टीके का पता लगाया था। चेचक, एडवर्ड जेनर अगर लिखें चेचक के टीके, तो अगर टीबी रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन, जोनास साल्क पोलियो दिया ही है, एडवर्ड जेनर चेचक। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बताइए, सिंपल ही क्वेश्चन है, किस विटामिन से मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। तो विटामिन के से रक्त का थक्का। विटामिन डी क्या होता है? ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। अब देखिए, इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमोरोसिस और या रिकेट्स बहुत बार पूछा जाता है। रिकेट्स किससे होता है? ये आपके विटामिन डी से होता है। विटामिन सी क्या है? स्कर्वी रोग। खट्टे फलों में जैसे नींबू, आंवला, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कर्वी रोग किससे कारण होता है? विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका होता है 120 से 80। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120 और 80 होता है। ठीक है, अगर 120 और 80 के बीच में है तो मान लीजिए वो उसकी तबीयत एकदम सही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता है कि ये किससे नापा जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर से नापा जाता है। किससे? स्फेग्नोमैनोमीटर, या ठीक, स्फेग्नोमैनोमीटर से। तो स्फेग्नोमैनो लिखियो, मीटर लिखिए। ठीक है, तो इसी से नापा जाता है ये। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगवाना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नवजात शिशु को कितने दिन के? तो जन्म के तुरंत बाद ही इसको लगवाना चाहिए। ठीक है, बीसीजी का टीका, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, जन्म के तुरंत बाद, लेकिन 12 महीने तक लगवा लें। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 1 साल के बाद ही कर नहीं लगेगा। सिर्फ अगर शिशु का जन्म हुआ है तो 1 साल तक लगवा सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म से 12 माह तक इसको लगवा। ये टीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जब कोरोना चल रहा था, जिन जिन लोगों को बीसीजी का टीका लगा था उनको कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, हो सकता है ये बात आपको कोई ना बताए, लेकिन ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ये बीसीजी का टीका कोरोना से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा आपके मतलब बचपन में लगता है कि ये कोई भी बीमारी आएगी उसको टेकल करता है, काफ़ी आराम से टेकल करता है। ठीक है, तो ये मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा कि ये बीसीजी का टीका लगाने से कोरोना नहीं होगा। ठीक है, होगा कोरोना, ये नहीं करें कोरोना नहीं होगा, लेकिन वो आदमी झेल लेगा। ठीक है, अगर आपको लगा होगा बीसीजी का टीका तो बहुत आराम से आप झेल लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद है, इसका नाम क्या होता है? बैसिलस, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसका नाम होता है बीसीजी का बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स, ठीक है, तो ये किसको, गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग, ठीक है। किसको प्रभावित करता है? गुर्दे को, गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है, किडनी को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और देखिए यहाँ पर वातपोद्र, हिस्टीरिया डिजीज जनरली फाउंड इन, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हिस्टीरिया रोग होता क्या है, ठीक है। तो हिस्टीरिया रोग ये होता है, आप नाम सुने होंगे, मिर्गी का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप बचपन में नाम सुने होंगे, जिसको मिर्गी आता है उसको जो सॉक्स होते हैं या शूज होते हैं ये सब सूंघा दिया जाता है, लेकिन ये वैसी ही बीमारी है, ठीक है। अब वैसे ही बीमारी, ये मत सोचिए कि अलग है, देखिए वैसे उसी टाइप की बीमारी है, उसी के रिलेटेड है, लेकिन इसमें अंतर है। जो मिर्गी जो होती है वो थोड़ा सा समय लेती है सामान्य होने में। जब ये मिर्गी आपको आता है तो थोड़ा सा समय लेती है, और सामान्य, मैं नहीं जानता कि उसको मिर्गी हुई थी, क्योंकि मेरे अभी निगाह में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मिर्गी हुआ। अगर किसी को पता हो तो उसको पता होगा कि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो हिस्टीरिया होता है इसमें कम समय लगता है, जल्दी व्यक्ति सामान्य हो जाता है हिस्टीरिया में, ठीक है। किसको होता है? तो ये याद रखिएगा, जवान जो महिलाएं होती हैं, यंग वोमेन होती हैं, इन्हीं को होता है। तो हिस्टीरिया और मिर्गी में अंतर थोड़ा समझिएगा, दोनों एक ही से रिलेटेड हैं, उसमें भी वही होता है, इसमें भी यही होता है, लेकिन मिर्गी में आदमी या कोई जिसको भी होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है सामान्य होने में, नॉर्मल होने में, और हिस्टीरिया में ये जो औरतें होती हैं जल्दी सामान्य हो जाती हैं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो बताइए किस प्रकार से? तो सेल वाल। अब बताइए, अब सेल वाल होता है तो क्या आपके जो क्या हो ये, अब इसको मतलब ये मत सोचिए ये बड़ा साइंस का कुछ है। जब आप किसी पेड़ पर अपना हाथ मारते हैं तो आपको चोट लगती है ना, तो ऊपर क्या होता है? वो सेल वाल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ सेल वाल नहीं होता, हमारे कोई मारेगा तो चोट लगती है, चोट तो उनको भी लगेगा लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्शन फोर्स वो होती है जो सेल वाल होती है, ठीक है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर पूछा जाए कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होते हैं, ठीक है, तो यही अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जीव द्रव की उपस्थिति दोनों में, केंद्र कोशिका दोनों में, ये सेल वाल नहीं होता, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द बॉडी, किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, ठीक है। ये छोटी बहुत भले इसको कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है। तो अधिकांश भाग इसी छोटी आंत में से ही संपन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो कितना है? 46, ठीक है। कितने कितने 23 जोड़े होते हैं, तो जब 23 जोड़े होते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 ये 46 हो जाएगा। तो क्रोमोजोम की संख्या इतनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर संख्या पूछे, देखिए वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर संख्या पूछे तो 46 लगाइएगा, नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पर 23 लगाएंगे। अगर संख्या के साथ आपका लिखा गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो ये 46 लगाइए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम की मतलब जोड़े कितना है, ठीक है, जोड़े पेयर अगर पूछा जाए, पेयर, तो पेयर अगर पूछा जाए तब आप 23 लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो 46 दिया गया है, 23 दिया गया है, दोनों आप जल्दबाजी में वहाँ पर ना क्या होता है, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन होता है वो भी नहीं आता, ठीक है। एकदम सिंपल, जिसको कम से कम आप
100 टाइम्स पढ़े होंगे, वो भी क्वेश्चन कभी कभी इतना प्रेशर होता है नहीं आता। ठीक है, तो यही होता है, आता है आपको लेकिन वहाँ गलत करके और गोला गलत करके चले आते हैं। अब इसका बी करना था तो इसका सी लगा के, जैसे क्रोमोजोम 23 जोड़े, बस इसको लगा के इसके बाद आगे बढ़ गए। फिर आके घर पर देखता अरे 24, यहाँ तो जोड़ा दिया ही नहीं गया है, इसमें नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर पेयर ये सब ध्यान रखा करिए। ठीक है, आप अगर सक्सेस होना है तो आप माइन्यूट गलतियों को भी देखिए। निम्न में से कौन से जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाते? कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाते? ठीक है, इसका कहाँ गया, इसका तो वो भी नहीं है शायद। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ ऑप्शन। इसमें जैसे बकरी है आपका, बकरी फाइबर कह रहे हैं, नॉट एबल टू डाइजेस्ट फाइबर। ठीक है, बकरी पहला है। दूसरा काऊ लिख देता हूँ। तीसरा हाथी। चौथा सूअर। तो बताइए कौन है जो आपको मतलब जो आज रेशे को फाइबर को अच्छी तरह से, देखिए बकरी क्या करती है, घास खा लेती है। काऊ भी, गैया माता क्या करती हैं, घास खा लेती हैं। हाथी क्या करता है, ये भी पेड़ और देखता है, वहाँ से पल्ला वल्ला तोड़ के अपना खा लेता है। ठीक है, लेकिन सूअर क्या करता है, ये नहीं खा पाता। ठीक है, तो ये सूअर जो होता है ये दरअसल ये जुगाली ही नहीं करता। जैसे ये बकरी, काऊ, ये हाथी, ये सब जुगाली करते हैं। तो जुगाली जो करते हैं तो उससे रेशा पाचन होता है। अब जब सूअर जुगाली ही नहीं करेगा, जुगाली मतलब जब वो, आप देखे होंगे गाँव में दोपहर के समय में क्या होता है, गैया चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, कोई भी जानवर हो, जुगाली करते हैं, उनके मुंह से झाग निकलता है। तो वही वो क्या करता है, पाचन जो आपका ये फाइबर होता है उसके पाचन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, लेकिन ये सूअर जुगाली नहीं करता। तो ये सूअर जो होता है ये रेशे का पाचन नहीं कर पाता। ठीक है, थोड़ा सा कहानी में बता देता हूँ। कहानी बताने से क्या होता है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अभी मैं ऐसे बता देता, इसका शुगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो आप कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा। लिखा गया, इफ़ वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यू विथ दिस स्पीड देन फाइनली क्या होगा। तो इसे तो जल चक्र रुक जाएगा और क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं। अगर जल चक्र रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई जानवर, पेड़, पक्षी, मनुष्य, सबसे ज़्यादा मनुष्य ही कर रहा है। तो इसके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मनुष्य की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा नहीं कह, कभी भी आप ये मत कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण मनुष्य कर रहा है। सबसे ज़्यादा ये जानवरों के साथ, और जो नहीं बोलते जानवर मतलब उन सब के साथ क्या होगा, नाइंसाफ़ी होगा। कैसे, सबसे ज़्यादा नहीं करता मनुष्य, यही करता ही है। ठीक है, यही करता ही है प्रदूषण। कौन सा जानवर प्रदूषण करता है, कौन सा जानवर किसी चीज़ को, कोई नहीं करता। पूरे पृथ्वी पर कोई कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है कौन करता है, मनुष्य करता है। जो वाटर साइकिल रुक जाएगी, मतलब वाटर साइकिल क्या होगा, ऐसे मान लीजिए नदी है, इस नदी से पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन होके फिर ये नीचे आ गया। तो जब यही नहीं ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा तो क्या होगा, काल। क्या आएगा, काल आएगा। अब देखिए, थारू लोगों का निवास कहाँ है, थारू लोगों का निवास कहाँ है। उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश में। थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ होती हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ बताइए कौन है, ये बताइए, आपातानी। आपातानी, ठीक है, आपातानी ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। एक मिसमी जनजाति होती है, मिसमी का। ठीक है, ये सिंगोफोम, ठीक है, सिंगोफोस, ये याद रखिएगा, सिंगोफोस। ठीक है, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की तो थारू देख लिए, मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति हैं, तो गोंड होता है, भील होता है, कोल होता है। ठीक है, कोल है। और बिहार में देखते हैं, बिहार में कौन सा है, तो ये मुंडा था, अब तो झारखंड में है, वो टूट गया। मुंडा, संथाल अब भी पाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सब चले गए झारखंड में। तो यहाँ सब भी पाई जाती है, यही सब याद कर लीजिए। ठीक है, मुंडा, संथाल, गोंड, भील, कोल, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोल तो आपका ये यहाँ पर गुजरात में भी कुछ एरिया में पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में भी
ठीक है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश यहाँ सही होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान तो कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में और कौन कौन से शोध संस्थान है? तो एक है केंद्र बीरबल साहनी राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान। ठीक है, बीरबल साहनी अगर पूछे तो वहीं पर है। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर, यहीं लखनऊ में ही है। अब देखते हैं दिल्ली में क्या है। ठीक है, दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो याद रखिएगा भारतीय मौसम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, और शिमला में क्या है? शिमला में क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो याद रखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान, राइटिंग वाइटिंग नहीं बैठा था ताकि आपको जल्दी हो जाए, नहीं तो और टाइम लगेगा। हैदराबाद में क्या है? तो ये हैदराबाद में याद रखिएगा कोशिकीय तथा आणविक केंद्र, यहाँ पर याद रखिएगा कोशिकीय तथा आणविक केंद्र, आणविक केंद्र। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है, याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है? तो केप कनेडी में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ बताने लगनी, केप कनेडी में स्थित है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जो मंडल आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? पहले ये पता होना चाहिए मंडल आयोग किससे रिलेटेड था। तो मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग से आयोग से रिलेटेड था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बात होती थी इसमें। ठीक है, इसने अपनी करें रिपोर्ट कब दी? तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1980 में प्रस्तुत किया था। इसकी मंडल आयुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? मतलब ये 1978 में इसकी नियुक्ति हुई थी। कौन किया था? जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी? तभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जो मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाता था। इसमें क्या कहा गया कि पिछड़े वर्ग को किस प्रकार के आरक्षण दिए जाएं। ठीक है, तो यही है, याद रखिएगा 1980 मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 1980 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, 78 में यह बनी जनता सरकार के द्वारा। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो सामाजिक अधिनियम कौन सा नहीं है? मीसा, मीसा आपका सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा है क्या? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून है इससे संबंधित, अब तो ये रहा नहीं, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा से जुड़ा कानून, ठीक है, इससे मीसा संबंधित है। ठीक है, एंटी डाउरी एक्ट, ठीक है, एंटी डाउरी एक्ट ये भी आपका सामाजिक अधिनियम से है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, ये भी आपके इसी से है। प्रोविंशियल ऑफ इम्पीरियल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑफ इम्पीरियल ट्रैफिक एक्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो अधिनियम अनैतिक आवागमन होता है, जो मतलब इथिकल अनइथिकल होती है चीज़ें, वो सब करते हैं, उसके रोकथाम के लिए ये होता है प्रिवेंशन ऑफ इम्पीरियल ट्रैफिक एक्ट। तो ये भी आपका ये भी है, मीसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबले से संबंधित है। किससे? तबले से। सारंगी से कौन सा? उस्ताद बिंदु खां, उस आधा सा ताद, उस्ताद बिंदु खां, बिंदु खां किससे हैं? इससे से हैं। अब देखिए पखावत से बहुत बार पूछ लिया जाता है, पखावत से कौन कौन से हैं? तो पखावत से उस्ताद रहमान खां, एक मिनट, रहमान खान, ठीक है, रहमान का छत्रपति सिखाऊँ लक्ष्मण सिंह का पूछ लेता है। लक्ष्मण सिंह ये किससे हैं? पखावत से हैं। अब देखिए सितार वादक बहुत बार पूछा जाता है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है, रविशंकर
आपका रिवीजन भी हो रहा होगा यहाँ पर कहीं कहीं, क्योंकि कुछ बहुत चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। से और इसके बाद विलायत खान किससे संबंधित है, इसे समय बंदे हसन किससे संबंधित है, सितार वादन से संबंधित है। उमा शंकर मिश्रा इसी से संबंधित है, सितार वादन से। तो याद रखिए पखावज, रहमान खान, लक्ष्मण सिंह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और या इसमें क्या पूछा था, तबला में और कौन से, जाकिर हुसैन का नाम सुने हैं तबला का, जाकिर हुसैन बहुत फेमस नाम है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तबला से। किशन महाराज का नाम सुने हैं, किशन महाराज किससे संबंधित है, तबला से। फयाज खान किससे संबंधित है, तबला से, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ अभी हम हैदराबाद में क्या बताए थे, कोस्कीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद में, ये तो है ही है। एक याद रखिएगा, कोस्कीय आणविक, कई बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जीव विज्ञान केंद्र, ठीक है, ये है। और एक और संस्थान है, कौन है, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी आपका हैदराबाद में। कोस्कीय आणविक जीव, ये भी आपका हैदराबाद में है, ये तो है ही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। क्या बोला जाता है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव 660 किससे संबंधित है, ठीक है। तो 660 किससे संबंधित है, इराक की कुवैत के बिना शर्त वापसी, इराक की कुवैत से बिना शर्त वापसी, ठीक। तो यही याद रख लीजिए, ये आएगा नहीं, वैसे पुराना हो गया। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO की बात करें, इससे भी आज भी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अब इसका सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इटली रोम में है, ठीक है। इटली रोम में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। ये 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए नीचे, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संख्याएँ कहाँ पर हैं, मतलब कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर आता है, भावनगर, ठीक है, सबसे ज़्यादा भावनगर है। कहाँ भावनगर, ये गुजरात का जो तटीय स्थल है वहीं पर, ठीक है, लगभग खंबात की खाड़ी के आसपास का, ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा आता है भावनगर। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो कौन प्रथम महिला है, आशापूर्ण देवी, ये सबसे पहले इन्होंने ज्ञानपीठ, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था, 1976 में। कब प्राप्त किया था, 1976 में इन्होंने प्राप्त किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अमृता प्रीतम, ठीक है, इनको मिला है। इनको कौन सी, इनकी कृति कौन सी थी, कागज ते कनवास, कागज ते कनवास, ठीक, इसके लिए इनको कब मिला था, ये अमृता प्रीतम को कागज ते कनवास के लिए 1981 में, 1981 में, सॉरी 81 होगा। अब महादेवी वर्मा को भी मिला था यामा के लिए कब मिला था, 1882 में। तो 1882 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कागज ते कनवास के लिए 1981 में अमृता प्रीतम को मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, याद रखिए, इतना याद रखिए। यामा, महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में। हैदराबाद में अभी हमने क्या बताया कि कोस्कीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ठीक है।
मद्रास में क्या है, मद्रास मतलब चेन्नई कह सकते हैं। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड है, ठीक है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, विश्व में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है। 1982 विदेशों में सर्वप्रथम भारत महोत्सव का आयोजन 1982 में ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो यही आपका सही हो जाएगा। बस ही अब हाँ, अच्छा अब नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अदर फैक्ट बताऊँ ताकि आपको हो सके, ठीक है। आज 1991 का ख़त्म हो गया, अब कल से 1992 का चलेगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे ऐसे देख लीजिए, आपका 1 से 2 बार 2 की स्पीड में ही देख लिया करिए, लेकिन देख लिया करिए ताकि आपका जो पुराना पेपर है वो पता चल जाए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एक बार आप पूरे 30-35 साल के क्वेश्चन को देख लिए तो आपका लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।